जय हिंद दोस्तों। थोड़े दिनों के बाद आपको ये सुनने को मिलेगा कि भारत ने जापान के साथ में डिफेंस डील कर ली है। अब जो है ना यूएसए, ना रसिया, ना फ्रांस, ना इजराइल, इनके साथ में भारत इतनी बड़ी डिफेंस डील नहीं करेगा जितनी की हो सकता है जापान के साथ में हो जाए। क्योंकि अभी चाइना के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें आप देख सकते हो, चाइना क्रिटिकल ऑफ इंडिया वेलकमिंग जापान स्क्रैपिंग ऑफ इट्स लेथल आर्म्स एक्सपोर्ट पॉलिसी। चाइना का कहना है कि जो भी ये जापान और इंडिया दोनों मिलकर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए डिजास्टर साबित होगा। चाइना का ये तक कहना है कि जापान अपनी पॉलिसी में जो बदलाव कर रहा है उससे भारत को सुरक्षित रहना चाहिए, भारत को उन चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि जापान एक समय पे इतना ज्यादा डेंजरस हो चुका था जो कि दुनिया के लिए बहुत घातक था। आज वही जापान फिर से अपना जो डिफेंस है वो बढ़ा रहा है और भारत उसका वेलकम कर रहा है। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से भारत जापान के साथ में डील करने को तैयार हो चुका है। और जापान जो ये कह करके रखा था कि वो दुनिया में कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही लेथल वेपन बनाएगा, ना डेंजरस वेपन बनाएगा और किसी भी कंट्री के साथ में युद्ध नहीं करेगा। लेकिन आज जापान अपनी पूरी पॉलिसी को चेंज कर रहा है। उसी के बारे में चाइना के द्वारा भारत को चेताया जा रहा है। ये सारा माजरा क्या है जिसके बारे में आज हम पूरा जानने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, जापान स्क्रैप्स ए बैन ऑन लेथल वेपन्स एक्सपोर्ट इन ए चेंज ऑफ इट्स पोस्ट वार पेसिफिस्ट पॉलिसी। जापान के द्वारा वो जो पॉलिसी उसने रख करके रखी थी कि वो किसी भी कंट्री को वेपन्स नहीं बेचेगा जो कि एक डेंजरस वेपन माने जाते हैं, इस तरह के वेपन ना बेचने की जो पॉलिसी थी जापान की, अब उस पॉलिसी को जापान के द्वारा चेंज किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया और जापान के बीच में फाइनलाइज हो चुकी एक डील जिसे को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्ट डील कहा जा रहा है, जिसमें कि यूनिकॉर्न जो वेपन्स है वो जल्द से जल्द बेचे जाएंगे। ये यूनिकॉर्न वेपन्स इतने ज्यादा इफेक्टिव ही नहीं है। हालांकि ये यूनिकॉर्न वेपन इंडिया जो जापान से खरीदने की बात कर रहा है, इन वेपन्स में आप नॉर्मल जो वेपन्स है वो देख सकते हो। खतरनाक वेपन्स में फाइटर जेट, बॉम्ब और मिसाइल वगैरह, ये सारे वेपन्स आते हैं जो फिलहाल में भारत अभी जापान से नहीं ले रहा है। अभी की हालत में हम ज्यादा से ज्यादा जो वेपन्स है वो रसिया, इजराइल और फ्रांस यहां से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से हम हमारे वेपन्स की जो जरूरत है वो पूरी कर रहे हैं। दुनिया के अंदर हम ये चीज जानते हैं कि भारत अपने जो वेपन्स है जरूरत के, वो वेपन्स हम बाहर से ही बुलवाते हैं। हमारे यहाँ पे इतने वेपन्स नहीं बनाए जा सकते और न बनते हैं, तो हमें जो वेपन्स की जरूरत है वो बाहर से ही पूरी करनी है। और उसको पूरी करने के लिए हम मल्टीपल जो कंट्रीज है उनको ढूंढ रहे हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा रसिया से, फिर वहीं फ्रांस से, अब जो है इजराइल से भी हम वेपन्स परचेस करने लगे हैं। अब कहीं ना कहीं देखिएगा, भारत जापान से उस लेवल के वेपन्स परचेस करने लगेगा जितना कि भारत को जरूरत है, जिसमें बड़े बड़े फाइटर जेट भी आ सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका के द्वारा कुछ चीजें हैं उनको बैन कर दिया गया है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इंडिया के द्वारा वेलकम किया गया है जापान की ये पॉलिसी को। भारत का कहना है कि जापान बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम जापान के साथ में डील भी करेंगे, जापान को सपोर्ट भी करेंगे। सोचिए, जो कोल्ड वर्ल्ड वार के टाइम से ही जापान ने एक डील करके रखी थी कि जापान कोई भी हथियार नहीं बनाएगा, जापान डिफेंस पर कोई पैसे खर्च नहीं करेगा, जापान को यदि जरूरत होगी तो यूएसए उसकी हेल्प करेगा। आप ये शुरू से सुनते आ रहे हो, यूएसए जापान की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी लेकर के रखा हुआ है और कोई भी जरूरत लगती है तो यूएसए की मिलिट्री जापान में हर समय तैनात रहती है। लगभग 50,000 के आसपास यूएसए जो सोल्जर्स है वो पूरे जापान में लगे हुए हैं। अब जो जापान है वो अपना डिफेंस बढ़ा रहा है। जापान अपना डिफेंस क्यों बढ़ा रहा है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये रहा जापान। अगर मैप में देखा जाए तो भारत के पूर्व और उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जापान आपको नजर आ जाएगा। ये बहुत एक आइलैंड वाला कंट्री है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस कंट्री के अगर आप पश्चिम में देखो तो यहाँ पे आपको एक कंट्री नजर आएगा जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा उससे लगा हुआ है चाइना। ये दोनों के दोनों जो कंट्री है वो जापान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे जापान इतना ज्यादा डेंजरस कंट्री हो चुका था जिसने कि अमेरिका तक पहुंच चुका था। मतलब भारत के ऊपर भी उसका कब्जा हो चुका था, चाइना के ऊपर भी, इन सारे जो कंट्रीज है इन एशिया के ऊपर बहुत बड़ा कब्जा कर चुका था और जो अमेरिका है वहां तक वो पहुंच चुका था। अगर पर्ल हार्बर की घटना नहीं होती तो हो सकता है जापान बहुत ज्यादा आगे जा सकता था और दुनिया के ऊपर जापान का कब्जा हो सकता था। लेकिन फिर अमेरिका के साथ छेड़खानी करने के बाद अमेरिका ने जो एक बम की पुड़िया निकाली, सरप्राइज दिया, उसके बाद में जापान बहुत पीछे चला गया। जापान ने फिर ये सोचा कि अब आगे चल करके मैं कभी भी डिफेंस के मामले में जापान को नहीं लेकर के जाऊंगा, ना कोई युद्ध करूंगा, ना कभी
हथियार वगैरह बनाऊंगा और ना किसी कंट्री को बेचूंगा। इस तरह की जो सोच है वो जापान के द्वारा चल रही थी। इस तरह की पॉलिसी, जो शांत संविधान है, वो बना करके चल रहा था। लेकिन अचानक से जापान ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस करना शुरू कर दिया, जो चीज चाइना को बिल्कुल खटक रही है। क्यों खटक रही है? क्योंकि चाइना के अंदर जापान के लिए इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है। चाइना के बच्चे जो कि छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके मन में भी ये बता दिया गया है कि जापान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचिए, इतनी दुश्मनी तो भारत के लोगों के अंदर पाकिस्तान के लिए नहीं होगी, क्योंकि भारत के लोग ये जानते हैं कि पूरा पाकिस्तान खराब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के मिलिट्री के साथ में। लेकिन चाइना के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स ये भरी गई है, इतनी ज्यादा नफरत भरी गई है जापानियों के लिए, कि जापान का अगर कोई व्यक्ति भी दिख जाता है तो उसको सीधे मारने की सोच लेते हैं। इतनी ज्यादा नफरत है जापान के अंदर, इतनी ज्यादा नफरत है चाइना वालों के अंदर जापानियों के लिए। तो जापान को पता है चाइना कभी भी जापान के ऊपर हमला कर सकता है। अभी थोड़े दिन पहले की खबर है, नॉर्थ कोरिया के द्वारा जापान की तरफ मिसाइलें दागी गई थी। जैसे ही ये मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा था, उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया ने जापान की तरफ मिसाइलें दागी और बता रहा था कि मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ, परीक्षण कर रहा हूँ। लेकिन जापान को ये चीजें समझ में आ चुकी है कि यदि खुद को सुरक्षित रखना है तो हमें इतना ज्यादा जो खुद को प्रोटेक्ट है वो करके रखना होगा। अगर हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे ऊपर कोई भी कभी भी अटैक कर देगा। इसलिए जापान ये चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि उसको डिफेंस के मामले में आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, जापान की नेवी के द्वारा एक रेलगन बनाई गई है। ये रेलगन इतनी ज्यादा डेंजरस है, इस रेलगन के द्वारा मल्टीपल शिप के ऊपर अटैक किया जा सकता है, मल्टीपल टारगेट को हिट किया जा सकता है। इस रेलगन के द्वारा जापान की नेवी ने भारत की नेवी को कहा कि ये आपके लिए भी सपोर्टिव होगी, और भारत की नेवी इसका वेलकम भी कर रही है। भारत की नेवी का कहना है बहुत अच्छी चीज है ये, हमें अगर जरूरत होगी हम इसको हमारी नेवी में जरूर शामिल करेंगे। तो सोचिए, भारत जो है वो जापान की तरफ बढ़ने लगा है। दोस्तों, यूएसए के साथ में भारत की जो डील्स वगैरह है वो यूएसए ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बंद करी। हम अमेरिका से भी हथियार खरीद सकते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एकदम से हर चीज में पलट जाना, एकदम से भारत के खिलाफ बयान देना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अमेरिका के साथ में हम लंबे समय तक जो महंगे हथियार है वो परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं कब अमेरिका भारत का साथ छोड़ करके किसी और कंट्री का साथ देने लगे। तो ये भारत के लिए मुसीबत हो सकती है। इसीलिए भारत अमेरिका को छोड़ करके, हाँ, हम अमेरिका के साथ में वेपन्स परचेज करेंगे, लेकिन नॉर्मल वेपन्स के टाइम पे, और लंबे समय तक भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ कुछ जो जरूरत है उतना ही वेपन्स परचेज कर सकते हैं। हम F-35 का परचेज नहीं कर रहे उससे, हमने सुखोई परचेज किया, हमने फ्रांस से राफेल परचेज किया, लेकिन हमने अमेरिका के साथ में जो फाइटर जेट है उसके वो परचेज नहीं कर रहे। हेलीकॉप्टर वगैरह परचेज नहीं कर रहे, मिसाइल वगैरह परचेज नहीं कर रहे। हम ब्रह्मोस ले रहे हैं रसिया से, लेकिन हम रसिया के साथ में मिलकर के ये बड़े बड़े वेपन्स लंबे समय तक बना रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका के साथ में नहीं जा रहे, क्योंकि हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की नीति कभी भी भारत को धोखा दे सकती है, क्योंकि वो हर समय पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं। अगर युद्ध की जरूरत आई तो जैसे 1999 में कारगिल वार हुआ था, हमें नाविक उसका जो जीपीएस है उसके द्वारा हमें ये बताया नहीं गया था अमेरिका के द्वारा कि पाकिस्तान के सोल्जर्स कहाँ कहाँ पर बैठे हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उसके बाद में हमने हमारा खुद का जीपीएस बनाना शुरू कर दिया था, और आज हमारे पास जो हमारा नाविक है वो बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें किसी और जीपीएस की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका पे भरोसा करना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए भारत अमेरिका के साथ में ये डील्स नहीं करता है। दूसरी आप देखिए, जापान का जो बजट है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। जापान का बजट इस समय जीडीपी का 1.9% तक पहुंच चुका है, जो कि लगभग 2% के आसपास कह सकते हैं हम 2026 में, जिसका अगर प्राइस देखा जाए तो ये लगभग $66 बिलियन से ऊपर का इसका जो बजट है वो डिफेंस के मामले में है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि भारत का तो $75 बिलियन के आसपास है, मतलब भारत का तो इससे ज्यादा बजट है, दोस्तों ऐसा नहीं है। भारत का जो बजट है वो सिर्फ डिफेंस के मामले में, हथियार परचेज करने में या हमारी सेना के मामले में नहीं है। हम इसके जरिए हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको सैलरी भी देते हैं, हम उसके जरिए हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको पेंशन भी देते हैं, और जरूरी है हमारे सोल्जर्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमें उनके लिए ये सब चीजें तो करनी है। लेकिन फिर भी हमें हमारा जो बजट है डिफेंस को लेकर के वो $100 बिलियन तक लेकर के जाना होगा, तभी हम हमारे डिफेंस के मामले में इतना मजबूत हो पाएंगे। दूसरा, जो जापान के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है, ये दर्शा रहा है कि जापान की इकोनॉमी भारत से ऊपर होने के बाद जापान इतना ज्यादा जो डिफेंस में खर्च कर रहा है वो उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो जापान के द्वारा ये सब कुछ किया जाना कहीं ना कहीं फायदेमंद है। दूसरी बात, भारत के अंदर जो पैसे हैं वो हम सबसे ज्यादा चुनाव में खर्च कर देते हैं। चुनाव में कई जो पार्टियां हैं वो ये आती है कि अगर हमारी पार्टी जीत करके आई तो हम 3,000 रुपये आपके अकाउंट में डालेंगे, कोई कहता है 5,000 डालेंगे। इस तरह के काम करने से हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है।
देखिएगा आप आने वाले समय में हमारी हथियार की जो जरूरत की पूर्ति है वो जापान ही करेगा, और हम जापान से अपना हमारे जो हथियार है वो लंबे समय तक परचेस करने वाले हैं। जापान के साथ में भारत की ये जो डील है बहुत लंबे समय तक चलेगी। जापान और भारत के रिश्ते काफी मजबूत होंगे इन चीजों से, और हम आगे चलते ही जाएंगे। चाइना कह रहा है कि जापान के साथ में हथियार परचेस करना भारत के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि चाइना का कहना है कि भारत जापान की हिस्ट्री ना भूले, जापान कितना डेंजरस कंट्री हुआ करता था, भारत को भी उसने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, जबकि ऐसा है नहीं। वो उस समय अंग्रेज टेरिटरी हुआ करता था, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा किया था, तो उस समय जो जापान है वो अंग्रेजों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, ना कि सिर्फ इंडियंस के ऊपर या भारत के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा डर खुद को लग रहा है और समझा ये भारत को रहा है कि ये चाइना के साथ में ये भारत जो है जापान के साथ में डील ना करे, जिससे कि जापान की जो ये प्रोग्रेस है वो रुके और जापान अपने यहाँ पे हथियार वगैरह बनाए नहीं। अब चाइना को डरने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये देखिए चाइना खुद कह रहा है कि डोंट फॉरगेट हिस्ट्री, इंडिया जापान की हिस्ट्री को ना भूले, क्योंकि कहीं ना कहीं जापान की जो हिस्ट्री है वो आने वाले समय में इंडिया और दुनिया के लिए डिजास्टर साबित हो सकती है। तो दोस्तों चाइना का ये डर कितना ज्यादा सत्य साबित होगा ये तो देखने वाली बातें होंगी, क्योंकि हम तो चाहते ही कि चाइना डरे, किसी से तो डरे। अगर इंडिया से नहीं डर रहा है तो जापान से डरे। हम चाहेंगे कि चाइना के आसपास ही उसका डर का माहौल बना रहे, ताकि जिससे वो भारत के साथ में छेड़खानी ना करे। दोस्तों अब देखना होगा भारत और जापान के बीच में डील क्या होती है, कितने लंबे समय तक चलती है और क्या क्या हथियार हम परचेस करते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।